आज जिसे भी देखें सब क्रैश के बारे में बात कर रहे हैं या फिर रिसेशन के बारे में बोल रहे होते हैं। असल में क्रैश है क्या और ग्रेट डिप्रेशन क्या है, इसके द्वारा किस तरह से एक देश को नुकसान होता है। 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बोलने जा रहे हैं। तो मैं किशोर, फाउंडर और CEO ऑफ ट्रेड अचीवर। आइए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। 1929 ग्रेट डिप्रेशन। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो डालूंगा। पिछले वीडियो को देख करके बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में मुझसे कहा 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बारे में आप वीडियो जरूर अपलोड करें। उसी के लिए यह वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने अमेरिकन के इतिहास के बारे में विस्तार से देखा। उसी के साथ साथ हमने डेप्थ सीलिंग क्या है उसके बारे में देखा। इस वीडियो का जो एक अहम हिस्सा है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे, स्टॉक मार्केट बूम और 1929 का ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। ये क्यों हुआ और इसके पीछे में क्या वजह थी, इसके पीछे क्या कुछ घटनाएं घटी, इसी के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहला जो इस टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं, यूएस इकोनॉमी किस तरह से उसमें उछाल आया, और उसके बाद में देखेंगे कि स्टॉक मार्केट ने किस तरह से तरक्की की, और उसके बाद हम देखेंगे कि उन दिनों में क्यों सब ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। तीसरी जो चीज है वो क्या हम देखेंगे कि इस क्रैश के पीछे में वजह क्या थी, इस क्रैश के आने के बाद में लोगों ने किन समस्याओं का सामना किया, और उसके बाद में उसमें से किस तरह से लोग बाहर निकल करके आए। यही इस वीडियो का फुल टॉपिक रहेगा। सबसे पहले हम इतिहास को देखेंगे। 17 मई 1792 में एक बटनवुड एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 24 स्टॉक ब्रोकर्स जो थे उन्होंने सब मिलकर के एग्रीमेंट बनाया कि हम मिलकर के स्टॉक को सेल करेंगे। जो उन्होंने शुरू किया उसी को बटनवुड एग्रीमेंट कहा जाता है। 1792 में ये शुरू हुआ था। ये आपके इतिहास के लिए है। 1970 में फिलाडेल्फियन स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ था, और उसके बाद में 1800 1900 सदी में, और उसके बाद में 1920 जो कि अहम घटना घटी उसे हम देखने जा रहे हैं, द बूम ऑफ द यूएस इकोनॉमी। ये क्या है अगर हम इसे देखें तो पहला विश्व युद्ध जो था 1914 से 1918 के नवंबर तक चला। 1919 में यूएस इसमें से विजयी होकर के बाहर आया। क्योंकि यूएसए ने मेजरली इस जंग में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए जो रिसोर्सेस थे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, सारे विश्व का जो सोना था वो किसके पास में था? यूएस के पास में था। इसलिए यूएस काफी तरक्की कर रहा था। वार से जीतने के बाद में, जंग में जीतने के बाद में वापस आते हैं, और जो सैनिक थे वो वापस अपने घर को आ गए। जब वे वापस आए तो उनके पास में पैसे थे, इसलिए जो उनकी इकोनॉमी थी उसने बढ़ना शुरू किया। उसी समय में क्या हुआ था, उन्होंने पहले ही बैंक्स को बनाना शुरू कर दिया था, लोगों को लोन देना शुरू कर दिया था। उसी समय में जो इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ थी वो भी काफी अच्छी थी। उन्हीं दिनों में उन्होंने इन्वेंशन करना शुरू कर दिया, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो या फिर वैक्यूम क्लीनर हो। हम इसे आज इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से 100 साल पहले ही यूएस ने इसे तैयार करके वहां इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उन दिनों में बैंक ने लोगों को लोन देना शुरू कर दिया था। बैंक्स क्या करता था, कोई भी अगर पूछता था तो उसे लोन दे देते थे। सबको लोन दिया जा रहा था, इसलिए लोन बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, सबको लोन मिल रहा था। एक और नई घटना वहां पे घटी, जिनके पास में पैसा नहीं था, लोन की वजह से उनके हाथों में भी बहुत सारा पैसा आ गया। उस पैसे से अब क्या करेंगे उन्हें पता नहीं था। सबने वॉशिंग मशीन खरीद लिया, सबने जाकर के वैक्यूम क्लीनर खरीद लिया। उन्हीं दिनों में हेनरी फोर्ड ने क्या किया, टी मॉडल में फोर्ड कार को उन्होंने बाहर लेकर के आए, और मार्केट में लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। जब उस कार को लोगों ने बहुत पसंद किया और ये अपने पिक में चली गई, तब उन्होंने क्या कहा लोगों से कि आप कार को इंस्टॉलमेंट में भी खरीद सकते हैं। जब उन्होंने कहा कि आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी खरीद सकते हैं, तो लोगों ने जो लोन ले रखा हुआ था उस पैसे से उन्होंने गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी। उन्होंने गाड़ी खरीदनी शुरू की। फिर क्या हुआ, जो कार से संबंधित चीजें थी उसमें भी उछाल आया, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो रबर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, वायर्स हो। जो इन चीजों पर कंपनियां काम कर रही थी उन्हें भी अच्छा अपने बिजनेस में उछाल मिला। उस समय में क्या हुआ, जिन लोगों ने लोन ले रखा हुआ था उन्होंने जो वॉशिंग मशीन बनाई गई थी उसे खरीद लिया, वैक्यूम क्लीनर खरीद लिया, गाड़ियां खरीद ली। तो अभी बार बार वो इन सारी चीजों को खरीदने नहीं जा रहे थे। अब अगला और क्या, इसके बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया। अब कहां जाकर के हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके हाथ में बहुत पैसा था और कम इंटरेस्ट में लोन मिल रहा था। इस पैसे को कहां लेकर के जाकर के हम इस्तेमाल करें, और लोगों ने सोचना शुरू किया, और उनके पास में एक और आइडिया उन्हें मिला, आइए हम पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। अब उन्होंने स्टॉक मार्केट में क्या किया
एक तरफ बैंक उन्हें लगातार लोन दे रहा था, लोगों ने लोन ले लेकर के और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि ये सारी कंपनियां एक तरफ में इनमें काफी अच्छा उछाल आ रहा था, उसी के साथ में क्या हुआ, इनके जो स्टॉक प्राइस थे उसमें भी काफी अच्छा बूम आया हुआ था। अब लोगों को आसानी से पैसा कहां से मिल सकता है, उन्होंने सोचा कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और लोगों ने अपने पैसे को लेकर के इन्वेस्टमेंट में डाला। तो उन्होंने लगातार इन्वेस्टमेंट की और स्टॉक्स जो बढ़ता चला गया और लोगों के पास में और पैसा आता चला गया। जब उन्होंने देखा कि जब हम अपने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, तब सबने जाकर के बैंक से लोन लेना शुरू कर दिया। लोन ले लेकर के और उन्होंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते चले गए। फिर क्या हुआ, मार्केट बहुत ऊंचा उठता चला गया। ये कितना चला गया, डाउ जोन्स जो था वो 381 तक चला गया। जिस तरह से आज हम निफ्टी 50 रखते हैं, उसी तरह से डाउ जोन के द्वारा उन दिनों की मेजर कंपनीज जो थी उनका इंडेक्स हम लोग देख सकते थे। अब डाउ जोन्स जो था वो कहां जाकर के पहुंच गया, 381। और जब ये यहां तक पहुंच गया तो शहर में इसी के बारे में लोग बात कर रहे थे। हर एक जो ट्रेडर्स ट्रेडिंग कर रहा था उनकी जुबान पर बस 381 का ही शब्द था, क्योंकि डाउ जोन्स अपने ऑल टाइम हाई में पहुंचा हुआ था। इसलिए हर अमेरिकन ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आज अगर हम लोग इंडिया में जब देखते हैं तो 2%, 3% पूरे भारत में हम लोग देखते हैं, मगर 1921 में ही अमेरिकन ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसलिए वहां पर एक बहुत बड़ा उछाल आया। और उसके बाद में क्या हुआ, जैसे कि हमने यहां बताया हुआ है, हर किसी ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया मार्केट में। एक तरफ ये चल रहा था, अब सबको बहुत आसानी से पैसा मिल रहा था। हम पैसे लोन में ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां से क्या है, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और ये लगातार ऊंचा उठते चला जा रहा था, ऊंचा उठते चला जा रहा था। इस तरह से सबने पैसा कमाना शुरू किया। उन्हीं दिनों में जॉन एफ कैनेडी का फादर जोसेफ कैनेडी ने जब बोला, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, उन दिनों में स्टॉक ब्रोकिंग हाउसेस हुआ करते थे। जिस तरह से आज हम सेलफोन में या कंप्यूटर्स में ट्रेड करते हैं, उन दिनों में ब्रोकरेज हाउसेस हुआ करते थे। उन दिनों में वहां जाकर के वो हैंड साइंस को लेकर के ट्रेड किया करते थे। जो वहां पर स्टॉक ब्रोकिंग की जगह थी, जिसे वॉल स्ट्रीट कहा जाता है, वॉल स्ट्रीट के जूते पॉलिश करने वाले हुआ करते थे और वो क्या करते थे, जूतों में पॉलिश किया करते थे। जब वे पॉलिश कर रहे थे तो जोसेफ कैनेडी भी क्या है, अपने जूते पॉलिश करवा रहा था। जैसे ही वहां पर वो उसके जूतों को चमका रहे थे, उन्होंने जो उनके जूते को पॉलिश कर रहे थे उनसे बात की, तो उसने कहा मैंने भी इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। जो जूते पॉलिश कर रहा था उसने जोसेफ कैनेडी से कहा। तब जोसेफ कैनेडी ने कहा, जब जो ये जूते पॉलिश कर रहे हैं उन्हें भी स्टॉक मार्केट के बारे में पता चल गया, यही वो समय है, मुझे बाहर आने की जरूरत है। मार्केट को छोड़ करके मुझे बाहर आने का समय आ चुका है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट को वापस लेना शुरू कर दिया। इस वजह से क्या हुआ, 1921 से 1929 तक क्या हुआ, स्टॉक्स पहले इतना ऊंचा उछाल ले चुका था, 400 से 500% तक इसने उछाल लेना शुरू कर दिया था। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा 1918 से लेकर के देखिए लगभग 490% मार्केट ने उछाल ली। 8 सालों में ये इतना ऊंचा उठ गया, 490% 8 साल में इसने उछाल ले ली। तो क्या हुआ, जिसने 100 रुपए डाले थे उसे 500 रुपए मिल रहे थे। ये आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे रहा था। जो लोग बैंक से लोन ले रहे थे, क्योंकि बैंक वाले ने काफी कम इंटरेस्ट में पैसे दे रहे थे, मगर यहां पर 5 सालों में 6 सालों में मार्केट जो है वो डबल हो रहा था। क्योंकि ये इतना उछाल ले रहा था, इसीलिए सब लोगों ने इसके अंदर में प्रवेश किया। करते 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 अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया 381। और तभी से लोगों के दिमाग में यही चलने लग गया 381। सबने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। और तब जोसेफ कैनेडी ने कहा, अगर जब ये आम आदमी को भी स्टॉक मार्केट के बारे में समझ आ गया, यही वो समय है जब मुझे मार्केट से बाहर आ जाना चाहिए। इसने क्या किया, ये बाहर आ गया। तो क्या हुआ, जब ये पूरे बूम में था, इकोनॉमी के तरफ अगर आप देखते हैं तो फोर्ड कंपनी की जो सेल्स थी वो घटनी शुरू हो गई, क्योंकि उस बूम में जिसने खरीदना था उसने खरीद चुका था। तो क्या उसके बाद में लोग बार बार कार खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि कार की जो बिक्री है वो कम होनी शुरू हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गया और बाकी सेल्स भी जो थी वो घटना शुरू हो गया। और जो इकोनॉमी थी, जो 1921 से लेकर के 1923 तक जो बढ़ती चली जा रही थी, 25-26 में वो बूम नहीं रहा, मगर बूम जो था वो कहां पर आ रहा था, सिर्फ स्टॉक मार्केट में आ रहा था। तब उन्हें क्या समझ में आया, यूरोपियन देशों में मार्केट में बूम नहीं था,
और उसी तरह से उनकी जो इकोनॉमी थी वो भी उसके साथ साथ नहीं बढ़ी, मगर सिर्फ स्टॉक मार्केट जो है वो खरीदारी में बढ़ता चला जा रहा था। इसके पीछे जो वजह थी वो क्या थी? वह सब लोग उस समय में मार्जिन ट्रेडिंग में थे। अब ये मार्जिन ट्रेडिंग क्या है? अगर एक स्टॉक की कीमत 100 रुपए है, आपको 100 रुपए देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 10%, 15% एक डाउन पेमेंट दे करके और बाकी की जो रकम है वो मार्जिन ट्रेडिंग में चली जाती है। इसे लिवरेज्ड प्रोडक्ट्स कहा जाता है। उदाहरण के रूप पर आप 1000 रुपए के सामान को 100 रुपए दे करके आप उस सामान को खरीद के रख सकते हैं। अगर उसमें आपको घाटा होता है तभी वे आपको कहेंगे कि आप बाकी के 900 रुपए दीजिए। अब यहां पर क्योंकि मार्केट में उछाल चल रहा था लगातार, क्योंकि ये बहुत हाईली लिवरेज चल रहा था, लोगों ने लोन लेना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? 100 रुपए दे करके 1000 रुपए का जो स्टॉक्स था उसे खरीदना शुरू कर दिया। क्योंकि जब मार्केट पूरे अपने उछाल में था तो उन्होंने अच्छा पैसा कमाया। लिवरेज की वजह से क्या हुआ? स्टॉक मार्केट जो था अपने उच्चतम स्थान में पहुंच चुका था। अब ये उछाल लेता हुआ लगातार 381 तक पहुंच गया। अब जो अहम एनालिसिस जो थे उन्हें पता चलना शुरू हो गया, इकोनॉमी ने उछाल नहीं लिया, उनकी इकोनॉमी नॉर्मल तरीके से चल रही है। अभी उस तरह से उसने उछाल नहीं लिया है, स्टॉक मार्केट में ही सिर्फ बूम चल रहा है। ये टोटली स्पेकुलेटेड है। मार्केट डेलिबरेटली उछाल ले रहा है क्योंकि लोग ही इस मार्केट को क्या है, पुश कर रहे हैं। बड़े बड़े लोगों ने क्या किया? मार्केट से अपना पैसा खींचना शुरू कर दिया। इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आपको पता नहीं है कि मार्केट किस तरह से उछाल लेता है तो आप मेरी टेक्निकल एनालिसिस वीडियो को आप जरूर देखें। वहां पर मैंने साफ तरीके में समझाया हुआ है। अगर हम सिर्फ खरीदते चले जाते हैं उसी से मार्केट ऊपर नहीं उठता है, मगर इसे हमें लगातार खरीदते रहना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जाएगा। तो अगर जब हम लगातार खरीदते रहते हैं, एक और तरफ में एक और सोचने वाली बात है, अच्छा ही ना चल रहा है तो फिर क्यों हमें इसे वापस लेने की जरूरत है? आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। जब मैं बड़े लोगों की बात करता हूं, अब जो बैंक्स हैं ये सब लोग किस तरह से मुनाफा कमा रहे थे? वो इंटरेस्ट की वजह से पैसा कमा रहे थे। जितना जितना वो लोग लोन ले रहे थे, जब वो लोन का इंटरेस्ट पे करते थे तो बैंक को इससे मुनाफा होता था। तो अब बैंक ने क्या करना शुरू कर दिया? जब लोगों ने लोन लेकर के स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, अब स्टॉक से ही उन्हें अच्छा रिटर्न्स मिल रहा था, तो उन्होंने अब लोन लेना बंद कर दिया। अब जब लोगों ने लोन लेना बंद कर दिया तो बैंक को इंटरेस्ट मिलना मुश्किल हो गया, बैंक को मुनाफा कम होना शुरू हुआ। तो बैंक ने क्या किया? अपने पैसे को बाहर खींचना शुरू कर दिया। सिर्फ बैंक ही नहीं मगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने भी, जो उसमें इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने भी अपने पैसे को बाहर निकाल लिया। जैसे ही उन्होंने अपने पैसे को बाहर निकाला, मार्केट में क्रैश आ गया। अब ये क्रैश कब से शुरू हुआ था अगर हम लोग देखें तो, अच्छा यहां पर और एक चीज है मैं आपको बताना भूल गया। अब फेड ने क्या किया? मार्जिन ट्रेडिंग की वजह से, क्योंकि मार्केट में बहुत उछाल आ रहा था, इसे जानते हुए उन्हें एहसास हुआ कि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो कल को समस्याएं आ सकती हैं। फेड ने क्या किया? अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, ये सोचते हुए कि जो लोग लोन ले रहे हैं वो लोन लेना कम कर देंगे। जैसे उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, जो लोग भी लोन ले रहे थे उन्होंने कम करना शुरू कर दिया। उसी समय में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मार्केट अपने पूरे बूम में था। मार्केट में जो एनालिसिस्ट हैं उन्हें पता चल गया इकोनॉमी में बढ़ोतरी नहीं आई है, स्पेकुलेशन की वजह से ही ये ऊपर उठ रहा है। उन्हें अच्छी तरह से समझ आ गया। अब मार्केट जो है वो ओवर वैल्यू हो चुका है। अब उन्हें पता चल गया कि इस ओवर वैल्यू में अगर यहां से पैसा वापस खींच लिया जाता है तो मार्केट में क्रैश आएगा। ये शुरुआत थी 24 अक्टूबर 1929 में। इस दिन को क्या हुआ? जब मार्केट सुबह में खुला, खुलते ही जो बड़े इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने अपने पैसे को बाहर खींचना शुरू कर दिया और मार्केट फिर कहां तक क्रैश हुआ अगर हम इसे देखें तो उसी दिन 11% ये नीचे आ गया। जैसे ये 11% नीचे आया, इस क्रैश को रोकने के लिए, चाहे वो जेपी मॉर्गन हो या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बैंक्स हो, मार्केट इस तरह से नीचे गिर रहा है, हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पहले ही एक बार 1907 में भी क्रैश आ चुका था। उन दिनों में जेपी मॉर्गन्स ने या बाकी के बैंकों ने क्या किया? उन्होंने अपना पैसा मार्केट में डाल करके क्रैश को कंट्रोल करके दोबारा मार्केट को उन्होंने सस्टेन किया। फिर से चाहे वो जेपी मॉर्गन था या बाकी के बड़े बड़े लोग थे, दोबारा उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। वो कौन सा दिन था? 24 अक्टूबर में दोबारा उन्होंने दोबारा इन्वेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने कहां पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया? अगर हम इसे देखें तो उन्होंने यूएस स्टील में इन्वेस्ट करना शुरू किया और बाकी कंपनियों में ये जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने क्या किया? लोगों को दोबारा भरोसा दिलाया, आप डरिए मत,
कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। मैं इतने करोड़ों में इसे खरीद रहा हूं। लोगों को फिर विश्वास आया, तो उस दिन फिर थोड़ा बहुत रिकवर आकर के ये कहां तक पहुंचा, 11% से ये 6.38 तक दोबारा रिकवरी किया इसने। यहां पर आकर इसने ये क्लोज हो गया। तो लोगों ने सोचा ये कोई ज्यादा बड़ा लॉस नहीं था, ये सिर्फ 6 पॉइंट्स लॉस हुआ और इसके साथ में वो लोगों ने अपने आप को सेटल किया। क्या हुआ, इन्वेस्टर्स को डर लगना शुरू हो गया। जैसे ही उन्होंने इस खबर को सुना, सुबह में ही इतनी बड़ी पैनिक को देख करके उनके दिमाग में ये अभी भी चल रहा था। सबने यही सोचा कि अगले दिन हम क्या करेंगे, जाकर के अपने स्टॉक्स को बेच करके बाहर आ जाएंगे। अब इसमें से आधे जन, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास हो, इन्होंने लिवरेज्ड प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे थे। अब 1000 रुपए की प्रोडक्ट के ऊपर में 100 रुपए डाल करके ये ट्रेडिंग कर रहे थे। अब ये $100 भी उन्होंने क्या किया हुआ था, उधार पे लिए हुए थे। आज $100 हो सकता है हमें बहुत छोटी सी अमाउंट लगे, मगर उन दिनों में ये बहुत बड़ी रकम थी। मान लीजिए अगर उसने 10 लाख रुपए लोन ले करके रखा हुआ है, उसने लेवरेज के वजह से 1 करोड़ के पोजीशन को खरीद रखा है। आइए हम देखते हैं कि बाद में क्या हुआ। अब क्या हुआ, सोमवार को सुबह ही जैसे ही मार्केट खुलता है, मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। ये एक ही बार में ये गिरता चला गया और मंडे को ब्लैक मंडे कहा गया। क्रैश आने के बाद में ये कितनी दूर तक गया, अगर हम इसे देखें तो उस दिन के अंत तक ये 12.82% तक चला गया। 12% ये नीचे आ गया। जैसे ये गिरा तो उसके बाद में क्या हुआ, अभी मार्केट नीचे आ रहा है ना, बैंक ने सारे इन्वेस्टर्स को बुलाया जिनको भी उन्होंने लोन दे रखा हुआ था। ये जो छोटे छोटे बूट पॉलिश करने वाले लोग थे, फार्मर्स, या फिर जो छोटे छोटे काम कर रहे थे, उन्होंने भी लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट किया था। उससे पहले ब्रोकर्स ने उन्हें फोन करना शुरू कर दिया। बाकी की रकम को देने के लिए कहा गया। आपने $1000 का सामान खरीदा है, मगर आपने $100 ही दे रखे हैं। $100 नहीं चलेंगे, आपको $900 और देने होंगे। उनकी यही कोशिश थी कि जितनी जल्दी हो सके इसे बेच सके, हम बेच लें। सोमवार को सुबह ही जैसे ये शुरू हुआ, तभी से इसने गिरना शुरू कर दिया था। क्योंकि इसे बेचना मुश्किल हो रहा था, ये इसने जंप करना शुरू कर दिया। इसकी कीमत ने बड़ी तेजी से चलना शुरू कर दिया। कितनी तेजी से चल रहा था अगर हम इसे देखें तो, जैसे आज हम सिस्टम में टिप्स देखते हैं, उस तरह से नहीं हुआ करता था। आज हमें लगभग फटाफट पता चल जाता है कि कीमत कितनी है। 1 मिनट चार्ट, 30 सेकंड चार्ट, उन दिनों में टिकट टिप्स पे ही आ जाता था। क्योंकि इनकी कीमत इतनी तेजी से चल रही थी, शिकागो एक्सचेंज में 4 घंटे पहले जो डाटा उनके पास में था, उसी के मुताबिक वो ट्रेड कर रहे थे। क्योंकि मार्केट उतनी तेजी से गिरता चला जा रहा था। जब ब्लैक मंडे था, ये लगभग 13% नीचे गिर चुका था। अगले दिन फिर ब्लैक ट्यूसडे आता है। अगले दिन ट्यूसडे को ये 23% में बदल गया। ये एक बहुत बड़ी गिरावट थी। तो जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने खरीदा था, उनके पैसे इस तरह से जलने शुरू हो गए। जो उन्होंने पैसे डाले थे, उन्हें बाहर निकालना भी उनके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि मार्केट इतनी तेजी से नीचे गिर रहा था। अगर हमें बेचना होगा तो कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए ना। वहां पर समस्या क्या थी, बेचने को लोग तैयार थे, मगर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। यहीं पर समस्या थी। तो मार्केट ने लगातार गिरना शुरू कर दिया। 2 दिन में ही क्या हुआ, 35% मार्केट की वैल्यू गिर गई। और उस दिन में किस तरह के हालात होंगे आप सोच करके देखिए। ये आपका स्टॉक ब्रोकिंग हाउस था। यहीं पर ट्रेडर्स बैठ करके ट्रेडिंग क्या करते थे। यहीं पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने हाथों में नोट्स पकड़ रखे हुए हैं जिसमें वो लिखा करते थे। इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में नजर आता था। ठीक है, लोगों ने अब क्या करना शुरू किया, वॉल स्ट्रीट के सामने लोगों ने आकर के खड़ा होना शुरू कर दिया। अपने अपने स्टॉक्स को बेचने के लिए पूरा गांव ही आकर के खड़ा हो गया। चाहे वो शूशाइनर्स हो, फार्मर्स हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के इन्वेस्टर्स थे, हर कोई अपने स्टॉक्स को बेचना चाहता था, पर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि मार्केट इस तरह से नीचे गिर रहा था। एक तरफ लोग वहां पर स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के इंतजार कर रहे थे ताकि अपने स्टॉक्स को बेच पाएं, और दूसरे साइड में अगर आप देखें तो लोग डरे हुए थे, क्योंकि जिन लोगों ने लोन लिया था, क्योंकि ये एक चेन प्रोसेस होता है, ब्रोकर्स को लिवरेज की वजह से $100 दे करके $900 लिवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसमें भी जो $100 उनके पास में थे, वो भी उन्होंने लोन पे लिए हुए थे, क्योंकि जो उन्होंने लोन लिया था वो उन्हें दोबारा वापस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि स्टॉक में उन्हें घाटा पड़ रहा था। बैंकों से जो उन्होंने लोन लिया था उसे वापस नहीं कर पा रहे थे। लोग इतने डर गए कि उन्होंने बैंक की तरफ को जाना शुरू किया, ये सोचते हुए कि जो पैसे हमने बैंक में रखे हैं हम उसे वहां से निकाल लें। तो बहुत सारे जो बैंक थे, उन्होंने क्या किया, बैंकरप्सी में अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कह दिया लोगों से, अगर आपने $1 डाला हुआ है तो उसके लिए हम
आपको 10 से 12 सेंट ही सिर्फ दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास में 1 रुपए है तो हम उसके जगह पर आपको सिर्फ 10-12 पैसे दे सकते हैं, क्योंकि हमारे बैंक के पास में पैसा नहीं है। लोगों ने जो हमसे लोन लिया था वो हमें वापस नहीं किया है। बैंक भी क्या है, घाटे में जा चुका था। तो उस समय में लोगों ने क्या किया, यूनियन बैंक में जाकर के जो उन्होंने पैसे वहां पर जमा किए हुए थे ताकि वह अपने पैसे को बाहर निकाल पाए, मगर बैंक पैसे देने को तैयार नहीं था। एक तरफ में मार्केट में भी क्रैश आया हुआ था और दूसरी तरफ में बैंक के पास में भी कोई पैसा नहीं था। तो उन दिनों में किस चीज ने बढ़ना शुरू किया, उन दिनों में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गया। जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ, छोटे छोटे जो बिजनेस थे वो बंद होने शुरू हो गए। जितना भी उन्होंने कर्ज लेकर के अपनी दुकानें शुरू की थी उनसे वह कर्ज वापस चुकाया नहीं गया। अब क्योंकि वो अपने बिजनेस को चला नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने बिजनेस को बंद करना शुरू कर दिया। जैसे ये लगातार बंद होता चला गया, सबसे पहले किस चीज ने बढ़ना शुरू किया, बेरोजगारी बढ़नी शुरू हो गई। किसी के पास में कोई काम नहीं रह गया। जब लोगों के पास में नौकरी नहीं है तो पैसे कहां से आएंगे। सबने क्या किया, क्योंकि रिसेशन एक चीज है, जब व्यापार घट जाता है उसे हम लोग रिसेशन कहते हैं। अगर हम किसी खड्डे में गिर जाते हैं तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। अब अमेरिका अपने डिप्रेशन में चला गया था। 1929 में ऑफिशियली जो अमेरिका था वो ग्रेट डिप्रेशन में चला गया। इस तरह से अपने बोर्ड्स लगा करके लोग नौकरियां ढूंढ रहे थे। देखिए, एक एक आदमी, सब लोग डिप्रेशन में जाने की वजह से, अब क्योंकि उनके पास में ना कोई नौकरी थी, ना उनके पास में खाने का कोई इंतजाम था, तो ये जो आप यहां पर कतार देख रहे हैं, ये किसी स्टेडियम के लिए या किसी थिएटर के लिए नहीं है, मगर ये सब लोग भोजन का इंतजार कर रहे हैं। खाना खरीदने के लिए भी उनके पास में पैसे नहीं थे, क्योंकि डिप्रेशन में चले गए थे और खाना खरीदने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं थे। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। सरकार ने सोचा लोग भूखे ही मर जाएंगे, इस तरह से सोचते हुए लोगों को सूप और ब्रेड देना शुरू किया। उस सूप और ब्रेड को लेने के लिए ही ये लंबी कतार लगी हुई है, सिर्फ एक सूप का कटोरा और ब्रेड के लिए। उस ब्रेड के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आप इस तरह से मत सोचिए। आप अगर सर्च करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि 1929 अमेरिका के लिए एक बहुत ही खराब समय था, क्योंकि उस समय में एक ग्रेट डिप्रेशन में चले गए थे। अब यहां पर आप देखेंगे टाइम स्क्वायर में ये सारे लोग वहां पर खड़े हुए मिलेंगे आपको। किस लिए? क्योंकि यहां पर सूप के लिए और ब्रेड के लिए कैंप लगाए हुए थे। उस कैंप में सूप लेने के लिए, ब्रेड लेने के लिए इतनी लंबी कतार में लोग खड़े हुए थे। और उसके अलावा उन दिनों में उतने सारे लोगों के मकान भी ले लिए गए, क्योंकि उन दिनों में लोगों ने क्या किया, क्योंकि बैंक लोन्स दे रहा था, उन्होंने उस पैसे को लेकर के स्टॉक मार्केट में डाल दिया। और कुछ लोगों ने क्या किया, पैसे लोन में लेकर के मकान खरीद लिए, मगर अब उस लोन को भी दे नहीं पा रहे हैं। नौकरी भी कोई नहीं है, उनके पास में कोई रिटर्न्स नहीं है, कोई कमाई का जरिया नहीं है। जितना भी उन्होंने पैसा बचाया था सब खत्म हो गया। बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए क्योंकि उनके पास में अपना घर नहीं रहा। इस तरह से किसी किनारे में अपने घर का सारा सामान रख करके लोग यहां पर रह रहे थे। इसी समय में 1929 से पहले एक आदमी था जिसका नाम हूवर था। वो प्रेसिडेंट के तौर पर उसको चुना गया। उसी के सीजन में क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन आया। उससे पहले ही वहां पर करप्शन था, क्योंकि 1925 में ही उनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत नीचे आ चुकी थी। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, हूवर प्रेसिडेंट बन गया, उसे चुन लिया गया। जैसे डिप्रेशन आया तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने हूवर पर ही दोष लगाना शुरू कर दिया। हूवर के आने की वजह से ही हमारा जीवन इस तरह से हो गया। हमारे घर चले गए, हमारे मकान चले गए, पैसा चला गया, सब कुछ हमारा चला गया। हमारे पास में खाने तक को कुछ नहीं है और हम कुछ और नहीं कर सकते। तो लोगों ने इसकी जो दोष है वो हूवर पर लगा दिया। उन दिनों में एक बहुत ही फेमस डायलॉग थी। उन दिनों में लोगों ने अगर किसी को डांटना होता था तो भाग हूवर करके कहा गया। उसके नाम को गाली में कन्वर्ट कर दिया। अगर बगल के मकान में किसी को अगर डांटना होता था तो भाग यहां से हूवर कहा जाता था। इस तरह से बोल करके इन्होंने क्या किया, जगह जगहों पर इस तरह से रेफ्यूजी कैंप डाल करके, क्योंकि लोगों के पास में घर नहीं थे, इस तरह से छोटे छोटे मकान डाल करके इसे हूवर विला कहा गया। लोग यहां पर रह रहे थे। इस तरह के हालात में अमेरिकन्स को जाना पड़ा। ये क्यों हुआ? क्योंकि इतना बड़ा क्रैश वहां पर आया। लोगों के पास में ना तो खाने को कुछ था, ना मकान था उनके पास में। इसके अलावा जो गाड़ियां उन्होंने खरीदी हुई थी $50 में, $100 में बेचने को तैयार थे, मगर कोई भी उन्हें खरीदने को तैयार नहीं था, क्योंकि किसी के पास में पैसा नहीं था। बैंक्स भी दिवालिया हो गया था, स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो गया था। कितना क्रैश हुआ? 90% उनका जो हिस्सा था वो गिर चुका था। ज्यादातर उनके जो बिजनेस थे वो बंद हो चुके थे। इस तरह से 1929 से लेकर के 1933 तक अमेरिका एक
इतने बड़े डिप्रेशन को देख चुका है। इन सब के पीछे जो कारण क्या था अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा लोन लेने की वजह से। जब उनके हाथ में कुछ नहीं हुआ करता था तो उन्होंने बैंक से लोन ले लिया, चाहे कोई सामान की जरूरत हो या ना हो, मार्केट में जाकर के उन्हें खरीद लिया। आखिर में क्या हुआ, यही चीज उनके लिए नुकसान हो गई। बहुत ज्यादा लोन लेना भी खतरनाक होता है। एक देश ने देखिए इतनी बड़ी गलती की, बहुत सारे लोगों को लोन दे करके बाद में क्या हुआ, उन्हें इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पूरा देश ही ग्रेट डिप्रेशन में चला गया। इसलिए डेब्ट सीलिंग वीडियोस में आपको जो अहम बात बताई गई थी, आज अमेरिका की डेब्ट सीलिंग कितनी है, ऑलमोस्ट $31 ट्रिलियन हो चुकी है। उसके बाद में इन्होंने दोबारा इसे बढ़ा दिया, जनवरी 2025 तक इसे बढ़ा दिया गया। मगर ये कितनी दूर तक ऐसे जा सकता है? इसीलिए कभी भी कर्ज लेना बहुत खतरनाक होता है अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो। इसलिए मैं कहता हूं कि कर्ज अच्छा है, कर्ज लेना गलत नहीं है। जब हम कर्ज लेते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए। अगर हम सिर्फ दिखावे के लिए अगर लोन लेते हैं, हमें अगर कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, मगर दिखावे के लिए अगर हम लोग लेते हैं तो हमें नुकसान में लेकर के डाल सकता है। इसलिए आप जब कर्ज लेते हैं तो चौकस रहें, को बहुत ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद में कैसे इससे वह लोग बाहर निकले। 1933 में यही वो समय था जब हिटलर आगे आता है, हिटलर का उदय होता है। जब जर्मनी में नाजी पार्टी जो थी वो बहुत बड़ी हो गई और हिटलर बढ़ता चला गया, उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और दोबारा अमेरिका इसमें हिस्सा लेने को तैयार हुआ। अब दोबारा लोगों को नौकरी मिलनी शुरू हो गई। इस तरह से बहुत सारे लोग सेना में चले गए और बहुत सारे लोगों ने जो सेना के लिए हथियार चाहिए होते हैं वाली फैक्ट्री में उन्हें नौकरी मिल गई। तो फिर से लोगों का क्या हुआ, मिलिट्री में नौकरी मिलनी शुरू हो गई और उसी के साथ में जो कंपनीज थी उन्होंने भी बढ़ना शुरू किया। दोबारा फिर से लोगों को नौकरी मिलनी शुरू हो गई, लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने दोबारा काम करना शुरू किया तो दोबारा उन्होंने उठना शुरू किया और उसके बाद की स्टोरी को कहानी को हमने देखा कि 1933 के बाद में क्या हुआ। एक एक करके चीजें आगे बढ़ती चली गई। और अगर उसके बारे में आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो को आप जाकर के देखें। और उसमें से जो फंड लोगों तक पहुंचा उससे दोबारा लोगों ने अपना जीवन को सुधारना शुरू किया। उन्हीं दिनों में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बहुत सारे लोगों को उसने बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की, पेंशन स्कीम हो या इस तरह से बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस लोगों के लिए। दोबारा फिर से अमेरिका ने उठना शुरू कर दिया और उसके बाद में अमेरिका एक महान देश बन गया उन दिनों के बाद। उसके बाद में फिर से ये देश जो है इकोनॉमी में उठना शुरू हो गया। जो उन्होंने गलतियां की थी उन्हें दोबारा सुधार करके देश ने ऊपर उठना शुरू कर दिया। आज अगर हम उनकी हालात देखते हैं तो फिर से वह कर्ज के अंदर में डूब चुके हैं। ये कितनी दूर तक जाएगा हमें नहीं पता, मगर मेरी सलाह सबके लिए, जितने भी सब्सक्राइबर इसे देख रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इसे देख करके ये सोच रहे हैं कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। आप बेझिझक स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडियन मार्केट अभी भी डिप्रेशन टाइम में नहीं है, मगर आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं आप अपने सारे अंडों को लेकर के एक ही टोकरी में ना रखें। आप अपने सारी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ स्टॉक्स में मत डालिए, आप उसे डाइवर्सिफाई करना सीखें। कुछ स्टॉक्स में डालिए, ज्यादातर आप सोना खरीद करके रखिए। जब भी मार्केट क्रैश होता है तो कौन सी चीज है जिसमें उछाल आता है, वो सोना है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, आप जितना हो सकता है फिजिकल गोल्ड के ऊपर में आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। स्टॉक्स में कुछ और ट्रेडिंग में, ऑप्शन में, थोड़ा सोने में, थोड़ा सिल्वर में, थोड़ा आप खेती बाड़ी की जमीन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी आपके पास में एसेट्स है उन्हें आप क्या है थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग जगहों में इन्वेस्ट कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसा भी डिप्रेशन आए आप अपने आप को बचा पाएंगे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मार्केट एक साइकिल की तरह से है। जो पहले घटित हो चुका है वो बार बार उसी तरह से घटित होता है। मान लीजिए अगर उसी तरह के हालात अगर आज पैदा हो जाए, रिसेशन या डिप्रेशन अगर आ भी जाए, आप अपने आप को किस तरह से इससे बचा सकते हैं, उसी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं। जितना हो सकता है आप अपने कर्ज को कम करें, आप अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से करें और उसे भी आप डाइवर्सिफाई करें। स्टॉक्स में कुछ, गोल्ड में कुछ और थोड़ा लैंड में भी आप क्या है डाल सकते हैं। हर जगह में आप इसे अपने डाइवर्सिफाई करके आप अपने आप को बचा पाएंगे। अगर भविष्य में इस तरह से कोई घटना घटती है, आपको आप किस तरह से बचा सकते हैं, उसी के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। टेक केयर।